अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला की अरेंजमेंट्स नहीं अभी तक खत्म हुई। आपको पता है ना कि हमारा मास्क और सैनिटाइजर वो सब कुछ जरा अरेंज करना होता है और इसकी बहुत ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी आज सुबह ही हम बात कर रहे थे, अगर आप बाकी दुनिया के भी कोविड के पूरे ग्राफ्स देखें ना तो इट लुक्स लाइक एक रिसर्जेंस ऑफ कोविड भी हो रहा है। खासतौर पे लेट अस मेंशन यूके हेयर, जिसके ग्राफ में इतना क्लियरली नजर आ रहा है कितनी पीक पे था फिर कितना कम हुआ और अब उसी तरह इसकी डिटेल हम आपको बता दें कि अप्रैल मई और जून के महीनों में काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे थे ऑन डेली बेसिस बरतानिया में कोविड-19 के। उसके बाद जून जुलाई अगस्त में स्टीप आना शुरू हुआ और अब सितंबर के आखिर में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 3000 से अबव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में NCOC के मुताबिक ऑलमोस्ट 545 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 31,000 टेस्ट किए गए हैं, विच इज अ नंबर दैट इज इंक्रीज, दैट सीम्स टू बी एटलीस्ट इंक्रीजिंग। तो हम जरा परेशान हैं। बिल्कुल, हम आपको डराना नहीं चाह रहे, लेकिन एटलीस्ट वार्न तो कर ही सकते हैं कि अभी भी एहतियात जो है वो बिल्कुल ना छोड़ें। अभी भी मास्क पहने, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, यूज़ करते रहें, बिकॉज ये जो एक सेंस है और यकीनन आई गेस हर किसी की तरफ से ये सेंस आ रहा होगा कि ये खतरा कम हो गया, कम ज़रूर हुआ होगा, बट इट इज़ वेरी मच देयर। अब जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं रखेंगे वो कभी भी ऊपर शूट अप कर सकती है, बिकॉज हम इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। अच्छा, तो दिस इज जस्ट अ फ्रेंडली वार्निंग। वो वाला ज़माना था ना जब आज चंद महीने पहले जब कोविड-19 के केसेस अरूज पर थे तो हमें पता लगता था कि हर जानने वाले या उसके जानने वाले या रिश्तेदार दोस्तों को सबको ही सब में ही केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। अब दोबारा से कुछ केसेस हम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैसा कि हमारे कॉलीग हनीफ सई, उनका तो इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से। आज सुबह ही हमारी कॉलीग बता रही थी कि बैंक में उनके जानने वाले, उनके शौहर के बैंक में एक्चुअली 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, एक निजी बैंक में, और उसके बाद सबको घर भेज दिया गया और दोबारा से उस बैंक ने कहा जी अब वर्क फ्रॉम होम ही होगा। तो ये ऑप्शंस जहां जहां वर्क फ्रॉम होम अभी भी हो सकते हैं उनको जरूर यूटिलाइज करें। और उसके बाद आपको पता है किसी भी ऑफिस में कुछ नंबर ऑफ पीपल है, कैपेसिटी भी कम करनी है, तो लिहाजा प्लीज मेंटेन दैट, एकदम से उसका दामन ना छोड़ें थिंकिंग कि ये चीज़ खत्म हो चुकी है। अभी भी अगर 30-40 लोग ही ऑफिस में काम कर सकते हैं और बाकी घर से कर सकते हैं तो उनको घर से करने दें, तो घर से करने दें, ओपन रखें। और अभी आपको पता है कि स्कूल्स भी खुल रहे हैं, सो हम ज़रा कंसर्न भी हैं, परेशान भी हैं, दुआगो भी हैं। सेकेंडली जो तकरीबात हैं, इज्तिमात हैं, वो भी दोबारा शुरू हो गए हैं और अब शादियां भी दोबारा से उसी तरह से हो रही हैं फेस्टिविटी के साथ। सो चीज़ें फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप काइंडली बस ये अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे और अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेंगे, तो फिर क्या छुपाएं, वो तो छुपाया ही हुआ है। अच्छा, कह के ना ऑब्वियस कर दो। कल ये जो सीनियर और नॉट सो सीनियर एज एन सीनियर ये अपने पुराने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और फिर जो साबिक कप्तान हैं उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने अपना केस भी किया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करने की सिफारिश की गई। वेरी होपफुल कि मानी जाएगी उनकी ये रिक्वेस्ट, लेकिन खान साहब के कुछ और आइडियाज़ हैं। वील डिस्कस दैट मोर इन डिटेल। उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और ये भी वार्निंग के जुमरे में ले। देखिए, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए जब टिकटॉक को बैन करने की बात होती है तो हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट किस्म का मौक़िफ़ होता है कि इट्स ओके, लोगों की एंटरटेनमेंट है, अगर एक हद ना नहीं, हमारा सॉफ्ट क्या, हमारा क्लियर कट ये मौक़िफ़ होता है कि किसी भी चीज़ को भी टिकटॉक और यूट्यूब और एनीथिंग बैन नहीं होना चाहिए। इज नॉट एन ऑप्शन एज वेल एट ऑल। लेकिन कुछ चीज़ें हम ऐसी देख लेते हैं, उसमें लगता है कि लोग खुद जो टिकटॉक बना रहे हैं ना वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दामन तो दूर फेंक चुके हैं। दे विल गो टू एनी एक्सट्रीम टू डू दैट। वी आर गोइंग टू शो यू अ वीडियो। अब ये वो चीज़ है जो आप ना करें, क्योंकि दिस कैन बी रियली लाइफ थ्रेटनिंग। मैं तो बड़ी हैरान हूँ, ये बंदा बच गया है। अच्छा, अब ये दोबारा से जरा टिकटॉक और फेसबुक पे आपको वीडियो हमने तो जरा वो जो एक्चुअल एक्सीडेंट है वो क्योंकि जरा हर्टफुल है और जरा तकलीफ हो सकती है। हो गया था इधर जी, मैं आपको मोबाइल पे दिखाऊंगा एक्चुअली कि क्या हुआ है। ये ट्रेन गुजर रही है और वो स्लो मोशन में वही जो टिकटॉक का स्टाइल है ना उसमें करने की कोशिश करते हैं और ट्रेन का जो एक इंजन का कोना नहीं होता बाकायदा, उसके सर पे यहाँ आके लगा है और वो बंदा उड़ के दूर गया है। तो हमने उसको ब्लॉक से उसको जरा सेंसर किया हुआ है, रियली फेटल, और ये हेड इंजरी होती है और आई एम सरप्राइज्ड कि ये बच गया। अल्लाह ताला ने इसको लिटरली दूसरी जिंदगी दी है। मतलब ये वार्निंग ही दी है ना इस बंदे को भी, और इसके तवस्सुत से बाकी सारों को वार्निंग गई है कि प्लीज़ एक्सट्रीम पे टिकटॉक बनाने के लिए लोग इतनी ऊंचाइयों पे खड़े होके सेल्फियाँ भी ले रहे होते हैं, टिकटॉक भी बना रहे होते हैं और फिर अक्सर आपको पता है कि वो वहाँ से गिरते हैं और फिर क्या होता है। डोंट डू दैट। मतलब फ़न के ज़ुमरे में रहें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ें कर लें, घर में कर लें, बट
इस किस्म की हरकतें ना करें, इसीलिए परसों एक टिकटॉक देख रहा था मैं इसी तरह। आपको पता है पंजाब में हेड्स होते हैं ना, हेड मराला वगैरह। आखिर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और लेट्स सी, खैर गिरफ्तार भी करके उसने कोई जुर्म तो नहीं किया, लेकिन हम एजुकेट कर सकते हैं यहाँ पे कि आप एहतियात करें, और इसीलिए हम ये दिखा भी रहे हैं। आपको पता है ना, हेड बल्लो की हेड मराला वगैरह ये बहरे होते पानी में, काफ़ी प्रेशर होता है, तो ऊपर से लड़के जंप लगा के वही स्लो मोशन में टिकटॉक बना रहे थे और उल्टे होके वो लड़का सर के बल गिरा है। और जो टिकटॉक की वीडियो थी उसमें तो बेहोश था। आई वंडर कि उसका क्या बना हुआ। खैर इट वोंट बी द फर्स्ट टाइम कि आप सुने कि बहुत ही कोई फेटल इंजरी हो गई है किसी को टिकटॉक की वजह से। वांटेड टू स्टार्ट द शो विद दिस वार्निंग जो कि हो गई। आगे चलते हैं और बात करें जी, वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज ऑल्सो, बड़े बड़े दावों और वादों के बावजूद मोटरवे ज़्यादती केस का मरकजी मुलजिम कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका अभी तक। लोग पुलिस की कारकर्दगी पर तनकीद तो करेंगे ऑब्वियसली। इतने दिन गुजर जाने के बाद तस्वीरें उसकी छपी हुई हैं, एग्जैक्टली आपको पता है कि कौन है, लेकिन फिलहाल वो पकड़ा नहीं गया। मोटरवे को एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया मोटरवे हादसे को, और एक मुलजिम ने खुद गिरफ्तारी दी, दूसरे को गिरफ्तार किया गया, मगर मरकजी मुलजिम आबिद अली अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। आबिद की गिरफ्तारी के लिए रात गए कसूर में सर्च ऑपरेशन भी किया गया। 2 किलोमीटर पर फैले खेतों को घेरे में लेकर तलाशी ली गई और ज़राए के मुताबिक मुलजिम आबिद फिर भी हाथ ना आ सका, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया, लेकिन आबिद की बीवी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है। सूबाई वज़रा पुलिस की फुर्तियों के गुन गा रहे हैं, हालांकि मरकजी मुलजिम से पुलिस अभी भी दूर है। तारीफ उस वक्त अच्छी लगेगी जब असल मुलजिम गिरफ्त में आए। और इसके अलावा लाहौर की फातिमा को आपको बता दें कि 4 साल तक हिरासा किए जाने की तफसीलात भी आना परेशान कुन है। यहाँ भी मुलजिम की शनाख्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस अब तक पकड़ इसे नहीं पाई है। गुज़श्ता रोज़ मुतासरा लड़की के वालिद से वज़ीर इत्तलात पंजाब और CCPO लाहौर ने मुलाकात तो की। लेट्स सी कि क्या नतीजा निकलता है, नतीजा निकलता भी है या नहीं निकलता है। एक्चुअली वो है कि पहले इतना शोर मचा दिया गया, पहचान लिए गए, पकड़ लिए गए, ये हो गया, वो हो गया, घेरा तंग कर लिया, अहम शवाहिद मिल गए, और अगर मेन कल्प्रिट अभी तक नहीं पकड़ा गया। देखें, अगर इतना शोर गुल ना होता, इतना प्रोपिगेट ना किया जाता और खामोशी के साथ ये सारा प्रोसेस चलता रहता, तो शायद इतने ज़्यादा सवालात ना उठते, क्योंकि पहले ही इतने डंके बजाए जा रहे हैं कि पुलिस ने कमाल कर दिया जनाब। अभी तक वी आर श्योर कि कमाल करेंगे, कमाल किया होगा, लेकिन मरकजी मुलजिम अभी नहीं पकड़ा गया। अच्छा जी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज, जिनसे पहले दिन से अब तक इन्हीं से अपडेट्स ले रहे हैं, खबर इन्हीं की है, उनसे बात करते हैं। अहमद फराज, हम अभी ये डिबेट कर रहे हैं कि इतने दिन गुजरने के बावजूद मरकजी मुलजिम जो है वो अभी भी फरार है, ऑल्दो उसके बारे में सब कुछ पता है, उसकी फैमिली मेंबर्स को भी पकड़ा गया है। डिले क्या आ रहा है, क्या लगता है वो कहाँ गया? जी बहुत शुक्रिया हुमा। जाहिर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का एक ही मुलजिम है इस वक्त मोस्ट वांटेड जो है वो वही है आबिद, जो मोटरवे केस का मरकज़ी किरदार है, मरकज़ी मुलजिम है, और वही हाथ नहीं आ रहा। इसमें सबसे ज़्यादा बदकिस्मती ये है कि जब हफ्ते के रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने IG पंजाब के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो देखें हमने तो हमेशा ये देखा कि मुलज़मान की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कभी फ़रार पर नहीं की जाती। तो इनसे ये मिसमैनेज हुआ है। देखिए, जब उसके गिर्द घेरा ये तंग कर रहे थे, जब इनको पता चल गया था, जब उसका ID कार्ड, उसकी तमाम तफसीलात, DNA, फिंगरप्रिंट, एक एक चीज़, इवन टेलीफोन से लोकेशन तक इनके पास अगर आ गई थी, तो इनको चाहिए था कि वहाँ पर पहुँचने से पहले सफ़ेद पारचाद में मलबूस जो जवान थे, जो एहलकार थे, घेरा डालते। हुआ क्या जी, IG साहब ने ये खुद कहा है कि जी पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची हैं, तो वो पुलिस की गाड़ियों को देखकर वो खेतों से निकल के फ़रार हो गया। आप ये देखें ना, ये एक लतीफ़ा लगता है कि कितने हाई प्रोफाइल मुलजिम, एक इतना जिसे कहते हैं मोस्ट वांटेड मुलजिम को आप पकड़ने जा रहे हैं, तो कोई आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे। देखिए, हमने तो यही देखा, जब मोस्ट वांटेड किसी मुलजिम को पकड़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कॉर्डन ऑफ कर दी जाती है जगह, दूर दूर तक कॉमन सेंस भी है। और अहमद फराज, ये बात तो हम बचपन से टेलीविजन सीरीज, फिल्मों, वेब सीरीज सब में देखते आए हैं कि जब किसी बहुत ही मतलूब मुलजिम को पकड़ा जा रहा होता है तो शोरो गुल डाल के नहीं पकड़ा जा रहा होता, खामोशी के साथ कार्रवाई की जाती है। घेराव का मतलब क्या होता है कि वो कहीं से निकल ना जा सके, जाहिर है पूरा इलाका पहले कॉर्डन ऑफ होता है कि अगर भागने की कोशिश करे भी तो ना भाग सके। अच्छा अहमद फराज, आगे चलते हैं, जरा ये दो बातें पहले बता दें आप। हाँ, 2 बातें पहले बता दें जी। देखिए, यहाँ तो ये IG साहब झूठ कह रहे हैं। फिर अगर झूठ नहीं कह रहे तो अगर सच है तो फिर इंतहाई ये जिसे कहते हैं ना, बड़ी ही शर्मनाक ये बात है कि
जिसे कहते हैं, ये दावा करते हैं कि इतनी हमारी जो है वो तजर्बाकार पुलिस है, तो ये कोई बात है करने वाली कि इतना एक खतरनाक मुल्जिम है उसको पकड़ने के लिए जा रहे हो और आप ये कह रहे हैं जी उसको पकड़ने के लिए गए, वो बिल्कुल बिल्कुल ये दो केसेस तो हैं। जल्दी से अहमद ये तो लतीफा लगता है। बता दीजिए कि जो मरकजी मुल्जिम है उसकी बीवी को भी हिरासत में ले लिया गया है, ऑब्वियसली इसी के लिए कि प्रेशर डाले और वो खुद अपने आप को गिव अप कर दे। कोई स्टेटमेंट बीवी से कुछ निकला, कुछ उसको पता हो कि किधर जा सकता है? जो दीगर दो मुल्जिमान हैं उनसे कुछ हकायक मालूम हो सके। और अब्दुल्ला इसमें इस तरह है कि उसका जो टेलीफोन नंबर था, उस टेलीफोन नंबर पर उसने इन दिनों में जिससे भी बात की है ना, पुलिस ने उसको उठा लेना है। क्यों जी कि आपकी उससे बात हुई है, क्या बात हुई है, वो कहाँ है, देखिए वो उसको उठाना बात नहीं, बात यह है कि अगर उसने किसी पे गुफ्तगू करते हुए, किसी से बात करते हुए अगर उसने अपनी कोई जगह बताई है, इवन अगर उसने ये भी बता दिया कि वो किसी जगह पे है, बात तो ये तब उसको पकड़े ना। अब उसकी बीवी को ये गिरफ्तार, इसको पंजाब में इसको कहते हैं विग के लिए किसी को ले आना। अगर उसको विग के लिए ले आए हैं तो बात ये वो खातून है, उसको रात थाने में भी नहीं रख सकते। हुकूक निस्वा एक्ट है, आपको पता है, उसमें थाने में खातून नहीं रह सकती। अगर गिरफ्तारी भी उसकी डालनी है तो ये ऑर्डर है कि उसको छोड़ के आएंगे, अदालत छोड़ के आएंगे। उसकी गिरफ्तारी भी नहीं डाली, ना उसको रात में रख सकते हैं, तो ये किस तरह ये तफ्तीश करेंगे? हाँ, उसके घर वालों को, उसके भाइयों को, बाप को, या किसी मेल कोई मुल्जिम है, कोई इसका रिश्तेदार है, उसको ले आए। लेकिन इस तरह खवातीन को ला के इस तरह फिर रखना, ये कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता। उसको ला के ये क्या करेंगे? देखिए उसकी बहुत शुक्रिया अहमद फराज, और बिल्कुल आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात इसलिए उठाई है कि दिस इज़ वंस अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स कि कोई क्राइम जो है वो एक आदमी कमिट करे और उसकी सज़ा जो भुगतनी पड़ती है वो घर वालों पे और ख़ास तौर पे ख़वातीन को भुगतनी पड़ती है। देखें अब उसकी बीवी अंदर है, उसका क्या कसूर है उसकी बीवी का? अच्छा देखें ये, लेकिन ऑब्वियसली उसको लाने के लिए, उसको इंटाइज करने के लिए बीवी को पकड़ा गया। और दो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, आपको पता है, ये साल से रिवायती तरीका है। बट यही होता आता है कि जब आदमी को एक चीज़ कमिट करता है तो उसकी फैमिली को पकड़ लो, और फैमिली में बच्चियाँ होती हैं, बीवी होती है, उसकी माँ होती है, मतलब औरतें जो होती हैं, लड़कियाँ जो होती हैं, भाई बहन होते हैं जाहिर है। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तक तो कोई हकायक सामने आए नहीं हैं, जो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं उनकी तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन खास नहीं मिल सकी है। और माशाल्लाह वो जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, जिसमें बताया था कि हम तो पकड़ने के लिए चले गए थे, बस वो चकमा दे के निकल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चुप करके बता देते, थोड़ा सा इतना बड़ा सिनेरियो अभी तक बरकरार है कि वो जो चकमा दे के निकला था तो वो निकला ही हुआ है। अच्छा, वील मूव ऑन और इसके बारे में हम फिर बात करेंगे व्हेन वी हैव मोर अपडेट्स ऑन दिस, बट लेट्स टॉक अबाउट बीआरटी। वहाँ क्या हो रहा है आपको बताएं कि साल के इंतजार के बाद पेशावर बीआरटी को मुकम्मल किए बगैर चला दिया गया, मगर एक माह बाद ही बस सर्विस को रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ के लिए ये किसी तौर पर फख्र की बात नहीं है। प्लीज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कीजिएगा। ये फख्र की बात नहीं है कि चल गई और इतनी जबरदस्त थी वो तो कि मतलब चलती तो फिर रहती ना, ये अच्छा। यही करना था तो फिर आप ना ही चलाते, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते। पेशावर बीआरटी पाकिस्तान के हर मेट्रो बस मंसूबे से ज़्यादा महंगा और ज़्यादा मुद्दत में तामीर होने वाला प्रोजेक्ट है। मंसूबे की लागत 29 अरब थी, जो मुकम्मल होते हुए, वैसे तो 29 ही ज़्यादा लग रही थी, मुकम्मल होते हुए 70 अरब से भी तजावज़ कर गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 6 माह में मंसूबा बनाने का दावा भी हुआ, लेकिन उस पर 3 साल से ज़ायद वक्त लग गया। 13 अगस्त को मंसूबे का बिल आखिर इफ्तिताह हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान पर पुरएतमाद थे कि ये एक बेमिसाल काम हो गया है, लेकिन बस वो बेमिसाल इस सिलसिले में रहा कि आए दिन कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई एक्सीडेंट और फायर एरप्शन के कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। ये जरा सुन लें। मैं आज ये ख़ास कहना चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी और मैं आज परवेज़ खटक को ख़ास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें हमेशा कहा कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो तब तुम्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। परवेज़ खटक से कहना चाहता हूँ कि हम गलत है, परवेज़ खटक आप ठीक निकलें। ये थी वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट इफ्तिताह के मौके पर। गुज़श्ता 33 दिनों में 30 लाख शहरियों ने बस पर सफ़र किया। लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इस दौरान कम से कम 5 मरतबा बसों में आग लग गई, लाइक लिटरली आग लग गई। 6 बार उनमें खराबी हुई, जिसके बायस बसें रोकना पड़ी, मुसाफिरों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ा। कल फिर एक बस में अचानक आग भड़क उठी है। आग वाली क्या साइंस चल रही है समझ में नहीं आ रही बात, और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है, बस सर्विस आर्जी तौर पर अब मुअत्तल लिटरली कर दी गई है। तो अब सुबह जब लोग पहुंच रहे हैं
जिन्होंने अपना रूटीन बना लिया है इससे ट्रैवल करना, वो बड़े परेशान हैं उमर। और ये भी आपको बता दें कि तर्जुमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक बस बनाने वाली कंपनी की मुकम्मल क्लियरेंस पर ही सर्विस शुरू की जाएगी और एक ऐसा मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिसे अपने सर का ताज समझती है, शुरू से लेकर अब तक किसी न किसी तौर पर परेशानी का सबब बना हुआ है। नादिया सबूही हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, जॉइनिंग अस फ्रॉम पेशावर। नादिया, ये तो वही बात होगी कि जो बस में सुबह सुबह बैठे तो बस अल्लाह ही हाफिज है उसका, ही अल्लाह खैर करे, क्योंकि कुछ पता नहीं है। वैसे भी आयतुल कुर्सी पढ़ के बैठे, लेकिन इस केस में तो खास तौर पर मतलब इतना लाइकलीहुड है कि आज भी बस को आग लग जाए, क्योंकि तय दर तय इतने ज्यादा दफा ये हो चुका है। क्या रीजन निकल रहा है, क्या हुआ क्या है? हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि 13 अगस्त को यहीं खड़े होकर मैंने खुशखबरी सुनाई थी पेशावर के अवाम को कि वज़ीर-ए-आज़म आज आ रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं, और पेशावर के शहरियों के चेहरे खिल उठे थे क्योंकि 3 साल तकरीबन लगे इसको मुकम्मल होने में। एक बड़ी खुशखबरी थी, फिर PTI जो उसके लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट था कि वो मुकम्मल हो गया था मंसूबा। लेकिन अब जो हालात हैं वो ये कि 1 माह मुकम्मल नहीं हुआ मंसूबे को, तो दीगरे बसों में आग लग गई और ये वाक़यात तकरीबन 4 बसें भी हमने डिपो का विज़िट किया, 4 बसें जो हैं वो जली हुई खड़ी हुई हैं। तो उसमें जो आज हम जब बात कर रहे थे, जब सुबह हम यहाँ पर आए हैं, तो बस सर्विस चूँकि रात को ऐलान किया गया था कि मअतल कर दी गई है, तो शहरी जो पहले कुछ अरसे तक खुश रहे, 1 महीने तक वो जाते रहे। लेकिन एक चीज़ ये जहन में रखिएगा कि जब ये बस जलने के वाक़यात हो रहे थे तो शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ात बहुत थे, वो डर रहे थे कि आया उनकी जानें महफूज हैं या नहीं। तो कल यही जो BRT के तर्जुमान हैं उनका यही कहना था कि इसी वजह से, इसी मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए नहीं, BRT तर्जुमान ने ये तो बता दिया कि मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए हम बंद कर रहे हैं आर्जी तौर पर बस सर्विस, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि आप बसें ख़रीदें या गाड़ियाँ ख़रीदें और चलें, वंस इन अ ब्लू मून कोई इंसिडेंट हो जाए ना तो हो जाए। 1 महीने में अगर 4 बसें आपकी जली खड़ी हुई हैं और 5 दफ़ा ये इंसिडेंट हो चुका है, गालिबन 6 दफ़ा, तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। देन फिर सारी बसेस जो आपने ख़रीदी हैं सारी नाकार हैं, सारों में कोई ख़राबी है। अच्छा देखिए, इसमें 220 बसों का ऐलान किया गया था कि जो मजमूई तौर पे 220 बसें आएंगी। तो मंसूबे की अगर नाकामी को देखें तो उसमें ये कि 128 बसें जो हैं वो ऑपरेशनल हुई, वो मुख्तलिफ रूट्स पर चली। बाकी बसेस का ये कहा गया था कि हमने रखा हुआ है ताकि जो बसें ख़राब होती हैं उसकी जगह हम उनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अफसोसनाक चीज़ यही कि जो शहरी जिन बसेस में जा रहे थे उनमें आग लग रही थी और 4 बसेस मुकम्मल तौर पे जो ख़राब खड़ी हैं उनमें आग लग गई थी। तो ये वाक़यात इस तरह के हैं कि शहरियों में भी खौफ व हरास पाया जा रहा है। जहाँ तक हम अब बात करें PTI की हुकूमत की, तो उसके बड़े बड़े दावे थे कि ये जो मंसूबा है बहुत कामयाब मंसूबा है, शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई थी तर्जुमान की तरफ से, BRT के तर्जुमान की तरफ से, कि इसमें हज़ारों की तादाद में जो हैं, बल्कि बाज़ को दावा किया गया कि लाखों लोगों ने इसमें सफ़र किया है और लोग बहुत खुश हैं। तमाम अगर हम शहरियों की बात करें तो आज, लेकिन लोग कंसर्न भी होंगे क्योंकि अगर इस तरह बसेस में आग लगेगी तो कोई भी इंसान 2 दफ़ा सोचेगा चढ़ने से पहले कि जनाब क्या हो रहा है, पता नहीं आज भी आग ना लग जाए। घर से कोई स्टूडेंट्स वगैरह भी निकल रहे हों तो उनको एडवाइस यही की जाएगी कि इससे बेहतर है कि रक्षा ले लो रादर देन सिट ऑन द बस। इस किस्म की साल में कोई एक वाकया, 5 साल में कोई एक वाकया समझ में आता है, 1 महीने में 4-5 इंसिडेंट्स ही। अच्छा नादिया, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें अभी ज्वाइन किया खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मेहनत शौकत यूसुफज़ई साहब ने। शौकत यूसुफज़ई साहब, इतने साल एक प्रोजेक्ट बनने में लगे और हुआ ये कि चंद ही हफ्तों में इतने हादसात भी हो गए कि ये सर्विस फ़िलहाल बंद करनी पड़ गई है। तो सूबाई हुकूमत के लिए इसमें नदामत की कोई बात नहीं फील हो रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये जिस कंपनी ने ये बसें फ़राम की हैं उसी कंपनी के जो टेक्निकल स्टाफ है वो पहुंच चुका है पेशावर, और कंपनी की तरफ से नोटिस भी हुआ कि जी आप अपनी सर्विस फ़िलहाल बंद कर दें ताकि हम इस सर्विस को देख सकें कि इसमें क्या मसला क्या है, मेजर इसमें क्या पार्ट्स में क्या ख़राबी आ रही है। तो ये कल चूँकि जो बोर्ड मीटिंग है, कल मास ट्रांजिट बोर्ड मीटिंग भी कल होगी और बाकी चीज़ें उसमें डिसाइड होंगी। लेकिन ज़ाहिर है ये चूँकि इंश्योर्ड है बसें, और जब आपको कंपनी की तरफ से क्योंकि वारंटी में है और वो कहते हैं कि जी आप सर्विस बंद करें, अगर ये हम बंद ना करते और खुदा ना ख्वास्ते कोई वाक़या इसमें पेश आ जाता तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मास ट्रांजिट वालों की होती। चूँकि ये इंश्योर्ड है, वारंटी में है और वो उनका टेक्निकल स्टाफ पहुंच चुका है, वो देखना चाहते हैं कि इसमें कोई मेजर फॉल्ट है
कोई छोटा सा फॉल्ट है क्या आखिर की इस तरह के वाक़यात जो है पेश आए हैं, तो अवामी मफाद के अंदर सर्विस को बंद करने का फैसला किया गया। एक महीने में अगर 4-5 बसेस में आग लग रही है तो फिर कोई मसला है ना पर्टिनेंट जो कि आ रहा है, और दिस कैन बी रियली फेटल एज वेल। अब बसों के साथ जो मसला है वो होपफुली पता लग जाएगा, टिकटिंग वगैरह के मसाइल भी आप लोग हल कर लेंगे, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोगों ने थॉरोली चेक नहीं किया। फिर जल्दबाजी थी, खैर जल्दबाजी क्या थी, प्रेशर भी बहुत था, थॉरो चेकिंग के बगैर ये बस सर्विस खोल दी, क्योंकि ये आग लगने को मामूली कोई ना समझे, इसमें कितने लोग सवार होते हैं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ तो लग रहा है मामूली चीज है, अगर हो जाता तो सोचें क्या होता, और मौके तो काफी थे। ऑलमोस्ट हर हफ्ते आग लग रही है बस में। देखिए, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि चीज़ें जब ये इंश्योर्ड होती हैं, वारंटी के अंदर होती हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कंपनी की, जो बसें बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आती है। अब जाहिर है उन्होंने बसें फराहम कर दी, चलानी थी हमने, और चला दी, और उसके बाद ये फॉल्ट आया। आपको अंदाज़ा होगा, आपको याद भी होगा कि हमने जब BRT का इफ्तिताह से पहले हमने डेढ़ महीना पहले सर्विस शुरू की, वो इसीलिए शुरू की थी कि हम देख सकें कि इसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं। तो उस वक्त कोई फॉल्ट सामने नहीं आया, लेकिन जैसे ही इस सफ़र के लिए खोल दिए गए BRT, उसके बाद ये चीज़ें सामने आई। तो देखिए, अगर हम ना करते तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मास ट्रांजिट के ऊपर आती है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता कोई वाक़या भी हो सकता है। अच्छा नादिया, आप भी हमारे साथ हैं, शुक्रिया शौकत यूसुफज़ई साहब। नादिया, ये भी बता दिए शहरियों के क्या ओपिनियन है, उनकी क्या सोच है, क्योंकि वो तो बड़ी जल्दी से यूज्ड टू भी शायद हो गए थे इस सर्विस के। अच्छा उमा, सबसे पहले मिनिस्टर साहब की बात का मैं जवाब दे दूं कि मिनिस्टर साहब की शौकत यूसुफज़ई साहब वही हैं जो बार बार तारीख पे तारीख देते थे मनसूबा शुरू होने पर, और कहते थे कि जब शुरू होगा तो लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन आज वही शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ स्टॉप से खड़े हुए हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं PTI की हुकूमत को, कि अगर मनसूबा सिर्फ 1 महीने के अंदर ही बंद करना था, उसको ख़त्म करना था, तो शुरू क्यों किया गया। और दूसरी जानब अगर सही मानों में अगर बात की जाए तो यही है कि अगर मनसूबा इन्होंने इस तरह ही शुरू करना था, नामुकम्मल मनसूबा, तो इनको मनसूबा मुकम्मल नहीं इस तरह शुरू इफ्तिताह नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो सुबह होते ही मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता हैं, और जो ऑफिस जा रहे थे, और 2-3 रोज़ पहले तालीमी इदारे खुले हैं, तो स्टूडेंट्स बड़े खुश थे कि हम जाएंगे BRT की बस में जाएंगे और अपनी इदारों में जाएंगे। ताहम ये तमाम शहरी जिनका इससे वास्ता पड़ रहा है, तो आज बहुत ज़्यादा उनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है और ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। जी बहुत शुक्रिया आपका नादिया सुबोही हमें अपडेट करें थे। देखिए, कोई भी इंसान, अब ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर 1 महीने में 4-5 बसों में आग लग रही है तो ऐसा मसला नहीं है कि किसी एक बस में कोई टेक्निकल इशू आ गया। टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं हर नई चीज़ में, वो टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जी, ये वाले कियोस्क नहीं काम कर रहा, टिकट नहीं इसमें निकल रहा, ये लाइट्स नहीं चल रही, आपकी एस्केलेटर नहीं चल रही, नॉट के आपकी जो जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें आग लग रही हो, वो टीदिंग प्रॉब्लम नहीं होती। वो ये तो सीरियस मसला है, आपको तो प्रॉब्लली सारी बसें ये तब्दील करानी चाहिए। जो कंपनी आप कह रहे थे ना जिम्मेदार है, वो आई हुई है उनकी टेक्निकल टीम, आपको उनको सू करना चाहिए कि हमारे लोगों की जान जा सकती थी। अगर 4 हफ्ते में 5 बसों में आग लग रही है तो इज दिस अ जोक? It should not be taken as a joke. इसको ज़्यादा सीरियसली लें, और अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी कोई कोताही है कि आपने पिक नहीं की वो सही कंपनी जहां से काम करना चाहिए था, तो लुक इनटू योरसेल्फ एज वेल कि हमने किया क्या है। या फिर टाइम हो जाता है कि आपने सही कंपनी पे किया और उसने आपको सही मटेरियल नहीं दिया, जो भी नहीं दिया, आप उनसे बात करें, आप जुर्माना लें, उनसे कुछ करें। और क्रिकेट की हमने शुरू में बात की थी, और कल कुछ हमारे साबिक क्रिकेट कैप्टन जो हैं वो खान साहब के पास पहुंचे, इमरान खान के पास, और फिर उन्होंने एक मुतालबा किया कुछ तब्दीलियां लाने के लिए, जो कि खान साहब को एक्चुअली अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। हुआ एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वापसी नहीं हो सकती है। इस बारे में कोशिश कर रहे थे कुछ क्रिकेटर्स, लेकिन वो उनकी कोशिशों पे सॉर्ट ऑफ पानी से फिर गए। बिल्कुल, तो बात बिल्कुल यही है, ये वापसी जो है नहीं हो सकती। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने साबिक कप्तानों वसीम अकरम, मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज़ से मुलाकात में 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और इस मीटिंग में कप्तान अजहर अली, चेयरमैन PCB एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि साबिक क्रिकेटर्स का मौक़िफ़ था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खात्मे से मकामी खिलाड़ी बेरोज़गार हो गए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म राज़ी ना हुए और रीजनल डोमेस्टिक क्रिकेट पर ही जोर देते रहे। PTV की एक तकरीब में इमरान खान ने इसका जिक्र भी किया था, वो हम आपको दोबारा सुनाना चाहते हैं। मैंने बड़ी मुश्किलों से समझाया अभी हफीज़ को और मिसबाह को और अज़हर को कि ये सिस्टम जो अब हम लेके आए हैं
थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम हर सिस्टम में आती है। जब भी आप चेंज करते हैं, रिफॉर्म्स जब आप करते हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि एक नया सिस्टम आप लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो अब आपका सिस्टम आया है डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट है इस मुल्क में, जिस तरह जैसे जैसे वो पॉलिश होता रहेगा, मेरी ये एम्बिशन ख्वाब है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अगला वर्ल्ड कप आएगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का टैलेंट सारी दुनिया से बेहतर नज़र आएगा और पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेस्ट टीम बनेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन से पहले ऑस्ट्रेलियाई तर्ज का रीजनल डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम लाने का ऐलान किया था। गुज़श्ता साल 9 अगस्त को वफाकी काबीना ने PCB के नए आइन की मंजूरी दी थी, जिसके बाद डिपार्टमेंटल सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। डिपार्टमेंट्स की जगह अब सूबाई टीमें डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं, कल की मुलाकात के बाद क्या मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए हैं, क्या फ़ैसले हुए, क्या बातचीत हुई। सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया याह्या। वज़ीर आज़म ने साफ बता दिया अपेरेंटली कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट रीजनल सिस्टम पर ही चलेगी, वापस डिपार्टमेंटल सिस्टम की तरफ नहीं जा सकते। आपके ख्याल में अब तक जो नया रीजनल सिस्टम है ये कुछ फ़ायदा दे सका है? एक बात बिल्कुल शोर शॉट है, फाइनल है, और वो ये है कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट में फ़ैसले हो रहे हैं डोमेस्टिक सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उसमें वज़ीर आज़म की ख्वाहिश, मंशा और उनकी बातों का बड़ा अमल दखल है। और इसको मैं अफसोसनाक ही कहूँगा। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के वनडे टेस्ट के माजी में कप्तान रहे हैं, 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान उनकी क़यादत में जीता है, और उनका ये कहना है कि दूर रस नताइज के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, तो हमारी क्रिकेट आई थिंक, मेरा ख्याल है, इस बात की मुतहम्मिल हो नहीं सकती। और इस नए निज़ाम के ऊपर जितनी तनकीद की जा रही है, फिर मैं यही बात कहूँगा कि हमारे मुल्क में इंतखाबात होते हैं, हुकूमत तब्दील होती है, क्रिकेट बोर्ड का सेटअप तब्दील हो जाता है, तो फिर यही कहा जा सकता है कि जब मुस्तकबिल में तब्दीलियाँ आएंगी तो फिर शायद ये निज़ाम भी नहीं रहेगा। अच्छा याह्या, वज़ीर आज़म का मानना है, वो बड़ा इस बात में बिलीव रखते हैं कि रीजनल सिस्टम को मज़ीद वक्त देना पड़ेगा, तो आपके ख्याल में कितना वक्त मज़ीद मिले इस सिस्टम को तो मतलूबा नताइज आ सकते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म साहब का अपना एक एक्सपीरियंस है। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद प्रैक्टिकली इस खेल के साथ एसोसिएट रहे हैं, लेकिन जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा अब तक हमें प्रैक्टिकली तौर पर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाई दे नहीं रहा। रीजनल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जिस अंदाज़ में इस सिस्टम को पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बनाया गया है, दूर रस नताइज की हम बात कर रहे हैं, फ़िलहाल तो हमें दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ तनकीद हो रही है, सवालात उठ रहे हैं, और क्रिकेट जो है वो कुछ लोगों तक महदूद हो गई है। और इस महदूद होती हुई क्रिकेट का क्या असर ये निकलेगा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट भी हमें महदूद होती हुई बैनुल-अक़वामी सतह पर नज़र आएगी? क्या हमारे पास टैलेंट जो है वो उस वाफिर मिक़दार में मंज़र आम पर नहीं आएगा? इसके कुछ झलकियां तो हमने देखी हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट खिलाड़ियों को आसूदगी देता था, डिपार्टमेंट क्रिकेट खिलाड़ियों को लुक आफ्टर करता था। क्या हमारी ये रीजनल क्रिकेट, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर साल अरबों रुपए खर्च कर रहा है, क्या ये जो है वो मुस्तकबिल में भी ऐसा चलेगा? जहां दुनिया जो है वो इस वक्त सिमट रही है, दुनिया में जो है वो मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, तो ये चीज़ें क्या पाकिस्तान क्रिकेट को संभाल सकेंगी? पाकिस्तान क्रिकेट अगर पैसा नहीं लगाएगा तो कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हॉकी जैसा तो नहीं हो जाएगा? अब पता नहीं क्या होता है, ये तो मुस्तकबिल ही बता सकेगा। या इस मामले पे, पूरे मामले पे एक इशू PCB का भी है, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव खुद बताते रहते हैं कि वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट के निज़ाम से ज़्यादा खुश नहीं हैं, तो क्या उनके मुस्तकबिल पर भी सवाल नहीं उठेंगे इसके बाद? देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बने हैं वो तो किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। आजकल वो रोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी उन पर बिला वजह तनकीद होती है, उनके ऊपर जो बात होती है कि जी उनकी तनख्वाह इतनी है, उनकी मरात इतनी है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव इन बातों का बेहतर अंदाज में जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दे सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बने उनको 2 साल मुकम्मल होने को हैं, उन्होंने क्या कुछ किया है। अगर वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी की बात करते हैं कि जी ये उनका सबसे बड़ा कारनामा है, तो सॉरी टू से ये मैं बिल्कुल भी उनको क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये शुरुआत तो नजम अजीज सेठी ने, शहरियार मोहम्मद खान ने की थी आज से 5 साल पहले, जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी 2015 में। फिर उसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तानी अफवाज का बड़ा किरदार है पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी के हवाले से। लेकिन आप ड्राइविंग सीट पर हैं वसीम खान साहब, एहसान मानी साहब, अगर ये बताएं कि जी हमने ये चीज़ें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, उससे ये फ़ायदा हुआ है, फिर तो बात समझ आती है। अदरवाइज सिर्फ आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं है यहाँ पर।
शुक्रिया आपका। या हैज सम स्ट्रॉन्ग व्यूज, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया। इसके बाद तो हमारा कोई कमेंट करना बनता नहीं है क्योंकि या हैज सेड इट ऑल। So no more surprises there. You know who will be joining us later in the show. लेकिन सबसे पहले ज़रा ये हमारी जो टॉप स्टोरी है उसके बाद आप हंस क्यों रहे हैं? वैसे मैं कह रहा हूँ कि क्या हुआ वैसे ऑपोजिशन के साथ कल? तो जॉइंट सेशन जो था वैसे तो आप लोगों ने सारा कुछ देख लिया होगा, लेकिन आज हमारे पास भी गेस्ट हैं। लेट अस टॉक अबाउट इट एज वेल। अक्सरियत को अददी शिकस्त हो गई बेसिकली। बिल्कुल, पार्लियामेंट से FATF से मुताल्लिका कवानीन पास हो ही गए और बिल के हक में 200 और मुखालफत में 190 वोट आए। ऑपोजिशन की शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा किसी काम ना आया। अक्सरियत रखने वाली ऑपोजिशन के कोई 36 अरकान और यूं से गायब रहे, यूं वो अक़लियत में तब्दील हो गए। तो अब समझ ही ले कि इधर क्या गेम चल रही है, जिससे हुकूमत का काम आसान हो गया। और अब लगता ये है कि हुकूमत दोहरी शहरियत रखने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का कानून भी आसानी से एक्चुअली मंजूर करा लेगी। वज़ीर आज़म ने बिल मंजूर होने के बाद ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। इन हालात के अंदर हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है, हमें कोई ज़ाती फ़ायदा तो नहीं है। मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं इनको। सो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है अपैरेंटली वज़ीर आज़म कह तो रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस्तेमाल किया, लेकिन वो कोई काम आ ना सका। सारा मामला ऑपोजिशन का मौक़िफ़ था कि FATF कवानीन की आड़ में हुकूमत सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का रास्ता हमवार कर रही है। शहरियों की जमहूरी आज़ादियाँ भी मुतासर होंगी। ऑपोजिशन स्पीकर के रवैये और वोटिंग के तरीक़ाकार पर इतनी वरम हुई कि वॉकआउट कर गई। लेकिन आई गेस क्या एक्सरसाइज रही, फिर ये बेसूदी रही ना। पहली मरतबा स्पीकर के वहाँ पर गया, उनके सामने जहाँ पर स्टाफ बैठा होता है वहाँ पर मैंने उनको कहा कि मुझे, और उन्होंने मुझे बिल्कुल ना मुझे बात तक नहीं की। ये मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर पार्लिमानी रवैया स्पीकर का। पूरी ऑपोजिशन उसको भरपूर कंडेम करती है, मजम्मत करती है, और हम अपना बाहमी मुशावरत से स्पीकर साहब के हवाले से जो अब कोई फैसला करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज रेड लाइन क्रॉस कर दी। उन्होंने ये सारे के सारे जो उनका तरीकाकार है, उनका जो वे ऑफ रूल है, वो एक फैशिस्ट है। फैशिस्ट तरीकाकार अपनाते हैं जिससे पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक को हमला हो रहे हैं। और हम ये सारे इश्यूज APC के फोरम पे उठाएंगे। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम स्पीकर को या इस पार्लियामान को इस तरीके से चलने दें। हमें सख्त और मुश्किल फैसला लेने पड़ेंगे ताकि हम जमहूरियत को इस हाउस में तो बहाल करें। और आपको ये भी बता दें कि वफाकी काबीना के गुज़िश्ता इजलास में दोहरी शहरियत रखने वालों को इलेक्शन लड़ने की मंजूरी दी जा चुकी है। FATF पर कानून साजी के बाद हुकूमत के लिए ये मंजिल भी बज़ाहिर आसान हो गई है, विच रियली मेक्स यू वंडर कि अगर आपको याद है कि पहले हुकूमत का और ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ डुअल नेशनैलिटी पे क्या होता था। मे बी एट दैट टाइम इट वॉज नॉट वेल थॉट थ्रू और बड़े आसानी से स्टेटमेंट। लेकिन वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद मरतबा ये ऐलान किया और ये गुफ्तगू की जब वो हुकूमत में नहीं थे, तब की हम बात कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली अब्दुल्ला यही कह रही हूँ, शायद उस वक्त बड़ा फैशनेबल था यह कहना या फिर बड़ा अच्छा लग रहा था ये कहना, बट इट वॉज नॉट थॉट थ्रू। क्योंकि अब क्यों मौक़िफ़ चेंज हो रहा है, मतलब या ये सोचने वाली फिर बात है ना। उस फहरिस्त में एक और इजाफा है मे बी कि वज़ीर आज़म का आने से पहले मौक़िफ़ कुछ और था और अब मौक़िफ़ उनका आपको बताया मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादा स्टडी करके शायद ये देखा जा रहा है। Anyway, अच्छा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कयूम साहब। कयूम साहब, FATF से मुताल्लिक़ कवानीन पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है काफ़ी अहम थे। होना तो ये चाहिए था कि मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय से सब तय हो जाता, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। अब तो हुकूमत ने बिल पास करवा भी लिए हैं, अब अपोजिशन क्या करेगी? और जिस तरह से माशाअल्लाह अपोजिशन ही गायब रही और तभी मुमकिन हो सका, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये बात ठीक आप कह रहे हैं कि आइडियली तो FATF से रिलेटेड जो बिल्स हैं, जो FATF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बल्कि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक
हमें उनको ठीक करना है, तो वो हमें बैठ के कन्विंस होना चाहिए पार्लिमानी लीडर्स को, और इसको नेशनल असम्बली से पास होना चाहिए था और इसके बाद फिर सेनेट से पास होना चाहिए था, और ये हो सकता था। लेकिन चूँकि हुकूमत का अपोजिशन के साथ किसी किस्म का भी जो है आपस में रिलेशनशिप उस तरह का नहीं जो एक पार्लिमानी सिस्टम में होना चाहिए, और टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं है लीडर ऑफ द हाउस विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन, हाथ मिलाने को भी वो रेडी नहीं है, तो दैट इज़ द रीज़न कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। लेकिन फिर भी FATF के कुछ बिल्स अपोजिशन ने कुछ अमेंडमेंट्स के साथ वहाँ से भी पास कराए और सेनेट से भी वो पास हो गए। अच्छा, ये भी बताइएगा और आप इसको बेहतर समझा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून कभी FATF से मुताल्लिका बिल कौमी असम्बली से पास करवा देती है, फिर सेनेट में रुकवा देती है, फिर मुश्तरका इजलास में मुखालफत, तो इतना आगे पीछे जाएंगे तो ये तासुर तो बनेगा कि आप हुकूमत से कोई डील लेना चाहते हैं, तो ऐसी गैर संजीदगी क्यों दिखा रहे हैं? अपोजिशन इतनी मुहब्ब वतन है जितनी हुकूमत है, और हर तबका फ़िक्र के लोग, ये सिर्फ पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क ब्लैक लिस्ट में जाए, क्यों जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हुकूमत बैठ के बात करे। लेकिन हुकूमत के अंदर चूँकि वो रौनक है कि हमने इनसे बात नहीं करता, ये चोर हैं, इनके लीडर चोर हैं, ये करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं, ये NRO मांग रहे हैं, ये इस लैंग्वेज के साथ आप वो माहौल क्रिएट नहीं करते जो कि एक पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए मुस्बत और ऑब्जेक्टिव लेजिस्लेशन के लिए। अच्छा, अब जाहिर है कि अपेरेंटली तासुर फिर भी ये आया ना कि आगे पीछे जब होते रहे कि कोई डिमांड थी जो कि नहीं पूरी हुई, अब हुकूमत का इरादा ये भी है कि दोहरी शरीयत वाले अफराद को इलेक्शन लड़ने का हक दिलवा दिया जाए। वो ये कानून साजी भी करना चाहते हैं, तो क्या अपोजिशन इसमें भी रुकावट बनेगी? इसमें आप लोगों का स्टांस क्या है? देखें, अगर तो ये मुल्क के मफाद में ना हुआ तो हुकूमत रुकावट बनेगी श्योरली, लेकिन अगर इसके जो लॉ सामने लाया जाएगा और उसके अंदर सारी प्रोज एंड कॉन्स देखी जाएंगी, लीगल एक्सपर्ट्स उसको एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे मुल्की मफादात क्या हैं। अगर मुल्की मफादात से इसका टकराव होगा किसी लिहाज से भी, तो ऑफ कोर्स अपोजिशन एक इलेक्टेड फोरम है, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनके कंधों के ऊपर भी वही जिम्मेदारी है जो हुकूमत के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो उसकी मोहर। लेकिन अगर वो समझें कि ये नो इससे फ़ायदा होगा और इसके ऊपर इसकी ज़रूरत है और दुनिया के ममालिक में कई जगहों के ऊपर ये है, और उसके जो अगर गलत चीज़ें हैं उनको लूज एंड्स को टाइट करने के लिए अरेंजमेंट है, तो वो शायद इसका फेवर भी कर दे। लेकिन ये बिल आने के बाद देखा जाएगा, बिल आने के बाद देखा जाएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये अगर मगर में जब बातें हो जाए ना, अब तक तो स्टडी हो जाना चाहिए कि मुल्क के मफाद में है कि नहीं है, मतलब आएगा तो देखेंगे ताकि तब कन्वीनियंटली चेंज कर दिया जाए। पहले क्यों नहीं आप लोग अपना मौक़िफ़ बताते? क्रिकेटर्स ने मुलाकात की है, बड़े नामवर क्रिकेटर्स ने मुलाकात की वज़ीर आज़म साहब से, और वज़ीर आज़म साहब ने उनको कन्विंस कर लिया कि जनाब जो अब हम स्ट्रक्चर लेके आए ना डोमेस्टिक क्रिकेट का, जिसमें रीजनल टीमें वगैरह शामिल हैं, वही चलेगा। उसकी टीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन वापस डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो वापस नहीं आने वाली। आलिया रशीद साहिबा का क्या मौक़िफ़ है? हम ज़रा समझना चाहते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और क्या वाकई अब जो रीजनल सिस्टम वज़ीर आज़म साहब लेके आए हैं वो हमें कितना फ़ायदा दे सकता है। और लोगों का ओपिनियन भी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, तो व्हाई नॉट हियर बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। आलिया, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या आप कहती हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे याद रखा। दूसरी बात यह है कि ये जो इमरान खान साहब के साथ मीटिंग हुई है कल प्राइम मिनिस्टर के सीनियर प्लेयर्स की, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जाहिर है जो जिसका शोर है कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो जॉब देते हैं और वो ख़त्म हो गए, उनकी वजह से जो यंग प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं सीनियर्स और यंग, उनकी जॉब के इशू आ रहे हैं, और जिस वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी चली है, और उसी की वजह से सीनियर क्रिकेटर्स गए और मिले और उन्होंने कोशिश की कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात से आगाह कर सकें। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, ये रियलिटी अपनी जगह है कि जॉब के जो इशूज़ हैं वो उसको सामने रखेंगे हम, मगर मकसद जो है ना इस विजन का जो PM का है, उसको हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, जो क्वालिटी क्रिकेट खेलना और क्वालिटी प्लेयर्स को लेके आना, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना रूट से शुरू ना किया जाए। अब मैं इंडिया की आपको मिसाल देती हूँ, बेहतरीन टीम है, सारी दुनिया जानती है, मगर उनके जो प्लेयर्स हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर के मुलाजिम हैं, मगर जो रणजी ट्रॉफी है वो फर्स्ट क्लास वो रणजी की तरफ से खेलते हैं, यानी कि स्टेट की तरफ से खेलते हैं। तो यही चीज़ ये करना चाह रहे हैं कि असल में
हो ये रहा है कि हमने सब लोगों को एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो बहुत अजीब सी लगेगी, लेकिन वो रियलिटी है। वो रियलिटी ये है कि प्रोफेशनली बात करने के बजाय ना हम लोगों के यहाँ लोग कैसे बात करते हैं कि जी वो मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी अम्मी बीमार है, मेरे बच्चे छोटे हैं। भाई देखिए, प्रोफेशनल जब जॉब पे आप जाते हैं ना, आप दोनों अगर आज यहाँ स्टेज पे बैठे हैं तो वो कोई तर्ज खा के आपको नहीं यहाँ पे रखा हुआ किसी ने, वो आपकी अहलियत की बुनियाद पे रखा है। तो ये लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो कट थ्रोट कंपटीशन है उसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और कोई दुनिया में जब हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे तो हम अपने डोमेस्टिक मसाइल तो नहीं देखेंगे ना कि किसी के घर में क्या मसला है, वहाँ तो हमें टैलेंट ही चाहिए। अच्छा, लेकिन आलिया आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि अगर हम रीजनल टीम्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या 6 टीम्स हैं रीजनल टीम्स, मतलब उसमें भी तो एक लिमिटेड क्रॉप ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स वो लिमिटेड ही निकलेगा। अब तो वो ग्रास रूट लेवल पे जाना और बहुत टैलेंट को सामने लाना, वो बात तो इसमें भी कोई सामने नहीं आती। अल्टरनेटिवली हर शहर की टीम बना दें ताकि बहुत ज्यादा टीमें हों और बहुत ज्यादा फिर खिलाड़ी सामने आ गए। अपेरेंटली 6-7 टीमें होंगी तो फिर उसमें कितने कोई आ जाएंगे लोग सामने। जी देखिए, इसको ना मैं इसको बिल्कुल अवामी अंदाज में समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो एक प्रेजेंट क्रिकेट बोर्ड जो लेके आया है ना, वो उसमें 3 टियर्स हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लें। वो ये है कि 90 सिटी एसोसिएशंस बनेंगी जो कि क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट से बच्चों को पिक करेंगी, ठीक है। सेकंड जो उसका टियर होगा ना, उसमें इनके आपस में इंटर सिटी कंपटीशन होंगे, उनमें से जो लोग बेस्ट होंगे वो ऊपर आएगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब वो ये चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम नीचे से क्लब से या किसी को भी देखते हैं और वो अच्छा प्लेयर नजर आता है। मैं मिसाल दे सकती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त खेल रहे हैं, मूसा खान हो गए या नसीम शाह हो गए, हम सबको बगैर प्रोसेस के, बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाए हुए हम उनको सीधा टेस्ट क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आते हैं। और फिर जब हमें वहाँ मार पड़ती है तो फिर हम कहते हैं ओहो अच्छा, ये अभी तो उसको ये सीखने की जरूरत है, वो सीखने की जरूरत है। चीजें जो है वो जॉब पे नहीं सीखी जाती जब आप प्रोफेशनली आते हैं, और जब आप इंटरनेशनल टीमों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं तो आप बहुत बुरी तरह एक्सपोज होते हैं। इसी वजह से हम लोग रो रहे होते हैं कि जी हम जीत क्यों नहीं रहे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब ये जो है ना 6 टीमें, आप यकीन करें, मैं नाम कोड नहीं करना चाहूंगी, लेकिन वो प्लेयर्स जिन्होंने वो 6 टीमें बैठ के बनाई, 6 सिर्फ टीमें, हालांकि हमारा शोर ये है कि इतनी आबादी है, इतने प्लेयर्स हैं, उनमें भी इतनी एवरेजेस लो थी प्लेयर्स की, यानी कि उनकी क्वालिटी इतनी नीचे थी कि इनसे 6 टीमें पूरी नहीं बन रही थी। कैन यू बिलीव इट? तो इसमें समझ मचाते रहते हैं कि टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट तो बहुत है, उसका क्या बना? इस तरह बैठ के मीडिया पे बात करना मेरे और आपके लिए बड़ा आसान है। क्या जा रहा है मुंह से कह देना टैलेंट बहुत है, सब कुछ है। उस टैलेंट को नर्चर करना, उसको ग्रूम करना, उसको उस लेवल पे लेके आना। उसके आपके बॉलर्स के पास जो है वो विकेट टेकिंग एबिलिटीज नहीं है, आपके बैट्समैन जो है वो प्रेशर में नहीं खेल सकते। मतलब आप कैसे इंप्रूव करेंगे? आप छोड़ दें सारी चीजों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आलिया, अगर अब ये फैसला हो गया है तो फिर उस पर स्टिक रहना चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए और सब फोकस उसी पे होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड यू हेल्प्ड अस एक्चुअली अंडरस्टैंड किस तरह से क्या विजन है वजीर आजम साहब का। रोजमेरी के इतने जबरदस्त गाने चल रहे हैं और इतनी अच्छी आवाज़ है, दिल तो नहीं चाहता कि कोई और बात की जाए, लेकिन आपको पता है खबर भी ज़रूरी है। और ये खबर तो ऐसी है कि जो भी अपडेट्स हो, कुछ भी हो, हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आपको बताएं कि पुलिस अफसरान हो या सियासी रहनुमा, मोटरवे ज्यादती केस में उल्टे सीधे बयानात दागे चले जा रहे हैं और रुके भी नहीं हैं अभी तक। ऐसे बयानात जिनसे हमदर्दी के बजाय बेहिसी झलकती है। मोटरवे ज्यादती केस पर सबसे पहले मुतनाज़ बयान खुद CCPO लाहौर ने दिया, जो मुतासरा खातून की हिफाजत के जिम्मेदार थे। लेकिन फिर आपने देख ही लिया कि उन्होंने किया क्या, जिस पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। उसके बाद क्या हुआ? शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में सानहे पे बात तो की, लेकिन वो मोटरवे की तामीर का क्रेडिट लेना शुरू हो गए। रॉन्ग टाइमिंग उनकी बिल्कुल इस बात की थी और बहुत ही इनसेंसिटिव लगा और इस पर शहबाज शरीफ की जानिब से भी वजाहत जारी की गई। उन्होंने ऑलमोस्ट अपोलोजाइज भी किया इस बारे में। मोटरवे ज़्यादती जैसे वाक़यात पर बयानबाजी के बजाय सबको तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि असल मुजरिम को पकड़ा जाए और आइंदा ऐसे वाक़यात को हर सूरत रोका जाए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार यासिर पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, CCPO लाहौर का बयान देख लें, शर्मिंदगी हुई। शहबाज शरीफ की सुने तो और भी नदामत। मोटरवे केस के बाद जो हम सब ने देखा सुना, क्या ये हमारे माशरे की उमूमी सोच की अक्कासी करता है या ये कोई स्पेशल केसेस थे?
बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल यही अमूमी सोच की अक्कासी करता है और उसकी वजह ये है कि हमने आज तक औरत को इंसान नहीं समझा। हम उसको ना हमेशा अपने से ना कुछ कमतर एक मखलूक समझते हैं, जिसको अकल भी नहीं है, जिसको ये भी नहीं पता कि उसने कौन से कपड़े पहनने हैं, उसने किस वक्त बाहर जाना है, उसने कौन सी मुलाजमत करनी है, ये सब कुछ उसके लिए हमने चूज़ करना है। आपने अक्सर ये आर्गूमेंट सुना होगा जब भी आप इस तरह की कोई बात करते हैं कि जी औरतों को फ़लाँ काम की आज़ादी होनी चाहिए, या उनको अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, या उनको औरत मार्च में शिरकत की आज़ादी होनी चाहिए, तो आगे से आर्गूमेंट जो मिलता है सुनने को वो ये मिलता है, क्या आप अपनी माँ बहन को वहाँ जाने की इजाज़त देंगे? इस आर्गूमेंट में, इस दलील में ही ये सुकम है कि यानी किसी मर्द ने ही ये बिलाखिर तय करना है कि वो उसकी बहन बेटी माँ कहाँ जा सकती है और कहाँ नहीं जा सकती। तो ये जो बेसिकली दलील है ना, ये आपको बहुत जो सो कॉल्ड बड़े मॉडरेट किस्म के लोग हैं उनकी तरफ से भी सुनने को मिलती है। तो लिहाजा इससे आपको एक और बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि बड़े ओहदों पर बैठने से या बाहर की डिग्रियां लेने से या बहुत बड़े बड़े कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे बना देने से इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अकल शऊर भी इतना ही आ गया है। इससे आपको इन बयानात से आपको अंदाज़ा होता है कि एक यानी जो आम बल्कि पढ़े लिखे मर्द की सोच भी जो है औरत के बारे में वो किस किस्म की है। वैसे तो यू आर वेरी राइट यासिर, दिस इज़ नॉट अ रूल, लेकिन पाकिस्तान में हमने यही देखा है जो बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं उनकी सोच बिल्कुल छोटी सी होती है और एविडेंटली ये तो हमें नज़र भी आ रहा है। ये बताइएगा कि अब ये मसला तो साफ नज़र आ रहा है कि हमें सोच बदलनी होगी, औरत का मकाम क्या है और इसके हकूक़ क्या है। अब ऑल्दो एज अ वुमन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अभी भी ये सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन सिखाने की ज़रूरत है। तो जाहिर है कि ये एक दिन का अमल नहीं होगा, लेकिन इब्तदा कहाँ से की जाए? इब्तदा जो है ना इसकी ज़ाहिर है कि एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इतने तवील अरसे तक हम ये तो नहीं कह सकते कि जब तक मर्दों को हम ये सिखाएंगे नहीं कि औरत की इज़्ज़त कैसे करनी तब तक ये रेप होते रहे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको 2-3 महाज़ों पे काम करना पड़ेगा, जिसमें से जो एक बुनियादी महाज़ है वो है आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स और पुलिस के रिफॉर्म्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जब वो निर्भया रेप केस हुआ तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स किए। उसमें से एक ये था कि जो ही किसी औरत का रेप हो और वो औरत थाने में इतला कर दे कि ये मेरा रेप फलां बंदे ने किया है, तो उसके फौरी बाद नो क्वेश्चन आस्क्ड वो बंदा सबसे पहले अरेस्ट होता है, बाकी बातें बाद में होती हैं। उस फिर बंदे ने साबित करनी है अपनी बेगुनाही, उसके बाद फिर फॉरेंसिक वगैरह होगा और वो सब कुछ होगा। इसी तरह उन्होंने कुछ अपने इंडियन पीनल कोड में कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी की जिसकी वजह से औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिला, और फिर उन्होंने इस बात को भी यकीनी बनाया कि औरतों को उनकी हिफाजत कैसे, बहुत सारी स्टेट्स ने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जो औरतों की हिफाजत के लिए थे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हम ये कर सकते हैं कि कोई ऐसी 24/7 एक हेल्पलाइन हो, कोई ऐप हो जिसको कोई औरत मिलाए इस ऐसी किसी सिचुएशन में जहाँ पे वो रेप तो बहुत दूर की बात, अगर कोई मर्द उसको तंग भी करे, हरासा भी करे, तो वो उधर कॉल करके कंप्लेंट करे। तो मेरा ख्याल है ये एक दुरुस्त शुरुआत होगी, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। बेसिकली जब औरत कहती है कि उसके साथ की ज़्यादती हुई है, कुछ हुआ है, तो उसको बिलीव करें। सबसे मेरा ख्याल है बेसिक पॉइंट तो ये है कि उसको माने तो सही कि उसके साथ कुछ हुआ है, उसके बाद जो सारे अरेस्ट वगैरह है। बहुत शुक्रिया यासिर पीरज़ादा। अच्छा जी, इस बारे में हम आपको पता है बात करते रहेंगे और करते रहे हैं।